सबसे पहला टॉपिक समझते हैं कि जेईई एग्जाम क्या है। जेईई एडवांस में अगर आप अच्छा करते हैं तो जेईई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटी मिलती है। आप समझ सकते हैं कि इस कंपटीशन का लेवल कैसा है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आपके पास इसके लिए 2 अटेम्प्ट, इसके लिए 3 अटेम्प्ट, तो इसीलिए लगातार बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। अब 3 साल का भैया हमें रोड मैप समझाइए कि अगर आप कह रहे हो कि 10th से ही चीजों को स्टार्ट करो जेईई नीट जैसे कंपटीशन की, तो क्या करें। मैं ये कहता हूं कि क्लास 9 10th के बच्चों को अभी ऑफलाइन में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपने क्लास 9 का एग्जाम पास करके 10th में एंट्री ले ली है और अब समय आ चुका है आपकी अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने की। यही बात आपको हर कोई अब कहना शुरू करेगा कि 10th के बोर्ड्स होने वाले हैं, अभी से लग जाओ, खूब मेहनत करो। लेकिन आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं आज की इस वीडियो से कि क्लास 10th में अगर बच्चा आ गया है तो क्या सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए उसे, या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने उस बड़े सपने को फुलफिल करने के लिए जिसके बारे में वो सोचना समझना शुरू कर दिया है। या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी 10th में आया है और उसे अभी चीजें पता ही नहीं है कि आगे चलकर क्या करना होता है, आगे चलकर कॉम्पिटिशन्स कैसे होते हैं, किस तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। और आपने पेपर में, न्यूज़पेपर में देखा होगा ना ऐड कि ये बच्चा 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, 6 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, AIR 50, AIR 100, AIR 1, AIR 2, इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं बच्चे जिनको एक अच्छी रैंक आती है। वो बच्चे करते क्या हैं, यही सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। तो अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और पेरेंट्स देख रहे हैं तो उन्हें भी ये समझना है कि आपको अपने बच्चे को किस तरीके से गाइड करना है क्लास 10th में बोर्ड्स के साथ साथ उसके प्री फाउंडेशन पर काम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं चीजें बहुत प्यार से समझाऊंगा कि जेईई नीट जैसे बड़े कंपटीशन की तैयारी हमें 10th से कैसे स्टार्ट करनी होती है। तो उससे पहले बस 2 चीजें मैं आपसे कहूंगा, आप इसको कर दीजिएगा। एक एप्लीकेशन है हमारा रैंकर्स फाउंडेशन, इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत सारी हेल्प जो होती है वो हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू आपकी करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स फाउंडेशन, जहाँ पर हम कंपटीशन से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट PDF वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर मिलती रहेगी। अब आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जेईई नीट एग्जाम है क्या। तो जेईई एग्जाम क्या है और नीट एग्जाम क्या है, बच्चे किस तरीके से इसमें अपीयर होते हैं, इसको कैसे क्वालिफाई करते हैं, सब कुछ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की कि क्लास 10th के जो बोर्ड है उसकी रियलिटी क्या है, उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या नुकसान होगा, उसकी प्रिपरेशन क्यों करनी है, उसमें स्कोर क्यों करना है, ये सारी चीजें। प्रिपरेशन जर्नी आपकी कैसी रहने वाली है थ्रू आउट द 3 ईयर, इसका रोड मैप क्या रहने वाला है, 9 10th की जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं ये कैसे आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले 11th और 12th में। उसके बाद मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं क्लास 10th में जब आप एंट्री की हो इस कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए, और आपको आगे आने वाले समय में अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो कौन से वो हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो, वही सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक समझते हैं कि जेईई एग्जाम क्या है। देखिए, जेईई एग्जाम बेसिकली क्या होता है कि क्लास 12th के बच्चे अपीयर करते हैं इंजीनियर बनने के लिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, और बीटेक करने के लिए बीटेक कॉलेजेज में एडमिशन्स लेने के लिए आपको जेईई एग्जाम देना होता है। जेईई एग्जाम आप कब दोगे, क्लास 12th में दोगे। अब अगर जेईई एग्जाम आपने दे दिया तो जेईई एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो बीटेक के कॉलेजेज में एडमिशन मिलता है। कौन से कॉलेजेज में एडमिशन मिलता है, IIT में मिलता है, NIT में मिलता है, IIIT में मिलता है, और प्राइवेट कॉलेजेज में मिलता है। तो हर बच्चे का सपना होता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी मिलती है और फीस कम लगता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती है। तो क्लास 12th में जब बच्चा जाएगा तो जेईई एग्जाम लिखेगा। अब ये जेईई एग्जाम सिर्फ एक जेईई एग्जाम नहीं होता है। जेईई एग्जाम में पहले आपको जेईई मेंस देना होता है और फिर जेईई एडवांस देना होता है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बेसिस पर आपके कॉलेज रैंक सब कुछ डिसाइड होता है कि आपको क्या मिलेगा। और विस्तार से मैं अभी समझाऊंगा। तो ये मैंने 2 फोटोज लगाई हैं, ये एक IIT की फोटो है और ये एक NIT की फोटो है। हर बच्चे का सपना होता है सबसे पहला कि मुझे टॉप IIT में जाना है, फिर टॉप NIT में जाना है, किसी न किसी एक जगह पहुंचने का वो प्रयास करता है। तो इस फील्ड में कंपटीशन कैसे है, देखिए जेईई का जो एग्जाम होगा, जेईई मेंस जो होगा, अभी के समय में जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं। एक होता है पहला अटेम्प्ट और एक होता है दूसरा अटेम्प्ट। अगर आप किसी एक अटेम्प्ट में भी अच्छा करते हैं तो आपको जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। जेईई एडवांस में अगर आप अच्छा करते हैं तो जेईई एडवांस के थ्रू आपको IIT मिलती है, और जेईई मेंस के रैंक परसेंटाइल के बेसिस पर आपको NIT और IIIT मिलती है और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं।
तो अब इसमें अच्छा करने के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं 2024 के डाटा की बात करूं तो 2024-25 के, तो 2025 सेशन फर्स्ट में 12,58,136 बच्चे अपीयर हुए थे इस एग्जाम में, जिसमें 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे जेई एडवांस के लिए। जैसे पहले अटेम्प्ट में लगभग इतने बच्चे, इतने ही लगभग बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट में देंगे। इन दोनों अटेम्प्ट में से मिलाकर 2.5 लाख बच्चों को जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल बनाया जाएगा। और इस 2.5 लाख में से कुल 60,000 के आसपास बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप समझिए कि 12.5 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है थ्रू दिस कंपटीशन, जिसमें आईआईटी में केवल 17,740 सीट है, एनआईटी में 24,229 सीट है, ट्रिपल आईटी में 8,546 सीट है, और जीएफटाई यानी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेज में 9,400 यानी 9,402 सीट्स अवेलेबल है। अब आप समझ सकते हैं कि इस कंपटीशन का लेवल कैसा है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और आज के समय में हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सेसिबल हो गई हैं। इसी प्रकार से समझ लेते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, और ये नीट का एग्ज़ाम आप कब देते हैं, आप ये नीट का एग्ज़ाम क्लास 12th में देते हैं। अब नीट का एक ही पेपर होता है, ओनली वन पेपर, इसमें आपको मेंस एडवांस नहीं होता है, और ये क्लास 12th के बच्चे जब पास होते हैं तब दे सकते हैं। इसमें ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जेई मेंस जेई एडवांस की, तो जेई मेंस आप 3 टाइम्स दे सकते हैं। कब कब, एक 12th पास करके, एक ड्रॉप 1 में मतलब पहली साल ड्रॉप में, और एक ड्रॉप 2 में दूसरी साल ड्रॉप करके। जेई एडवांस आप 2 बार ही केवल दे सकते हैं, 12th पास पे दे सकते हैं और एक ड्रॉप 1 पर दे सकते हैं। तो आपके पास इसके लिए 2 अटेम्प्ट, इसके लिए 3 अटेम्प्ट, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिफाइंड होते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर, बट 1-2 नहीं, कम से कम 5-10 के आसपास अटेम्प्ट होते हैं। तो अटेम्प्ट की उसमें चिंता नहीं करनी है। नीट के रिजल्ट के बेसिस पर आपको एम्स में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं 2024 के डेटा की, तो 24,06,079 बच्चों ने जेई नीट का एग्जाम दिया था। 24,24,06,079 स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम लिखा था, जिसमें से 41,388 बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला है। यानी 24 लाख बच्चों में से 40 से 50,000 बच्चों को ही सीट मिल पाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब भैया क्या यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं होता है? बात यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि नीट के थ्रू जो एमबीबीएस होता है, उसकी जो गवर्नमेंट की फीस होती है 5 साल की, वो मान के चलिए कि 1 लाख से 2 लाख रुपए है 5 साल का, और 5 ईयर 4.5 ईयर। जबकि प्राइवेट का जो फीस है वो 80 लाख टू 1 CR है। तो इतना पैसा तो सबके पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। तो इसीलिए लगातार बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं और यहां से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया अब हमें बताइए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्लास 10th में जब हम आए हैं तो हमें तो लोग कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप हमें क्यों कह रहे हो कि हमें प्री फाउंडेशन करना चाहिए? तो उसको समझते हैं। क्लास 10th में आप बोर्ड एग्जाम लिखोगे। बोर्ड एग्जाम में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, और एक आपके पास है कंप्यूटर या आईटी। कंप्यूटर या आईटी। अब आप इस चीज को समझो कि ये सारे सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन सबको अच्छा करेंगे तो आपके बोर्ड्स में हो सकता है कि 95% आ जाए। लेकिन आप इस चीज को समझो कि सिर्फ आप परसेंटेज लाने के लिए लास्ट टाइम में या थ्रू आउट द ईयर केवल अपनी किताबें, जो डिफाइंड किताबें हैं, उनको प्रिपेयर करोगे तो एक डिफाइंड नॉलेज ही आपके पास आएगा। आप इस चीज को समझो कि जो क्लास 10th का लेवल है और जो क्लास 11th का लेवल है, उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं बात करूं एक ग्राफ के थ्रू, तो अगर ये क्लास 10th है तो जो क्लास 11th है वो कुछ ऐसा है।
एकाएक आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसको क्लास 10th में 95% लाने वाला भी बच्चा क्लास 11th में जेई जैसे कंपटीशन में, नीट जैसे कंपटीशन में स्ट्रगल करता दिखाई देता है। और ये मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं, जब बच्चे क्लास 10th से 11th में जाते हैं तो उन्हें बहुत चेंजेस दिखाई देते हैं कि वो अभी तक कितने चैप्टर पढ़ रहे थे। जैसे साइंस में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वो 4 चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे ही वो क्लास 11th में जाएंगे फिजिक्स में तो हो सकता है कि उन्हें 15 से 20 चैप्टर पढ़ने पड़े। तो अब आप समझिए कि जहां आप 4 चैप्टर पढ़ रहे थे वहां 15 से 20 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप केमिस्ट्री में यहाँ पर 4 चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सिमिलरली यहाँ पर 15 से 20 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। मैथ में आप 14 चैप्टर तो पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे 2 से 3 पॉइंट वाले। यहाँ पर आप कम से कम 20 चैप्टर पढ़ेंगे और 20 चैप्टर बड़े बड़े पढ़ेंगे। तो जो चेंजेस 10th से 11th में आने वाले हैं वो आपको क्लास 10th के बोर्ड्स के प्रिपरेशन में नहीं दिखाई देता है। आप जो लेवल क्रिएट करते हो अपने आप के लिए वो बहुत लो लेवल पे रहते हो। आप भले से इसमें 95% ला दोगे, क्योंकि यूट्यूब पर कोर्सेस में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे 95% लाना बहुत कठिन काम नहीं है। हर एक चीज़ अवेलेबल है, डिफाइंड सिलेबस है। बट 11th में आपकी क्या स्थिति होगी ये डिपेंड करता है कि आप 10th में कैसी मेहनत कर रहे हो। तो इसका मतलब क्लास 10th के रिजल्ट से आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होना है। क्लास 10th का रिजल्ट है, अगर आप बेस मजबूत करोगे तो वो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास 10th और 11th में डिफरेंस। तो भैया अब हमारी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रहने वाली है उसको समझा देता हूँ। देखो, आप 9th में आए हो, 9th में अभी एग्जाम देकर आए हो, फिर आप 10th में जाओगे, फिर आप 11th में जाओगे, फिर आप 12th में जाओगे और यहां पर आप अपना जेई या नीट का एग्जाम लिखोगे। इस जर्नी में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? यहां पर आपको बोर्ड्स मिलेगा। ये बोर्ड्स आपको फेब मंथ में मिलेगा, फेब 2026 में मिलेगा। फिर आप 11th का फाइनल एग्जाम कब दोगे? फेब 2027 में दोगे। और जो बच्चे जेई का एग्जाम देंगे वो मान के चलिए कि जैन 2027 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिखेंगे और अप्रैल 2027 में अपना सेकेंड अटेम्प्ट लिखेंगे और जून 2027 में वो आईआईटी एडवांस का पेपर देंगे, यानी जेई एडवांस का पेपर देंगे। नीट वाले बच्चे मई 2027 में नीट का पेपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जर्नी है जो कि आपको फॉलो करनी है। 9th से स्टार्ट हो सकता है कि आपका 9th पे यहाँ चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं रही हो, कोई बात नहीं। आप जब 10th से भी चीज़ों को स्टार्ट करते हो तो ये 10th का जो आपका टाइम है, ये जो 10th का पूरा साल है, आप सिलेबस जो देखोगे 10th का, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप 6 मंथ में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आपके पास टाइम बहुत है। अगर इसी 6 मंथ को इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाए, इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि आपका 10th का सिलेबस तो अच्छा हो ही हो, बट उसके साथ साथ उस सिलेबस का पार्ट जो कंपटीशन में होता है वो भी अच्छा किया जाए, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? हमें इसकी हेल्प कहाँ मिलेगी? 11th में मिलेगी। इसकी हेल्प कहाँ मिलेगी? 12th में मिलेगी। हमें अपने कंपटीशन में मिलेगी। ये चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी में रहने वाली है। अब 3 साल का भैया हमें रोड मैप समझाइए कि अगर आप कह रहे हो कि 10th से ही चीज़ों को स्टार्ट करो जेई नीट जैसे कंपटीशन की, तो क्या करें? सुनो ध्यान से। मान लीजिए आप 10th में आ गए, ये वीडियो आप तक पहुंच गई अप्रैल में। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा का पूरा टाइम है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। कुल मिला के देखिए कितने मंथ्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं 10 मंथ मान लेता हूं। आपके पास ये 10 मंथ है और मैंने जैसे कहा कि अगर आप सिर्फ बोर्ड कहोगे, 6 भी मैंने ज़्यादा कहा है, 4 महीने इनफ है एक अच्छे बच्चे के लिए, जो अगर ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब वो दिमाग से अच्छा कुछ सोच रहा है अपने बारे में, वो बड़े कॉम्पिटिशन्स के बारे में सोच रहा है, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं। तो ये 10 मंथ का टाइम आपके पास बहुत इनफ टाइम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अपना प्री फाउंडेशन करना है खुद से, कि मेरे को अपना बेस मजबूत करना है। अब बेस मजबूत कैसे होगा? बेस मजबूत होगा आपका ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो 10th लेवल के हैं, यानी 10th के लेवल पर आपको कोई भी चीज मिल रही है जो कॉम्पिटिटिव है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए, उसमें आप अटेम्प्ट करिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10th में अब आ गए हैं, अगर आपको जेईई क्रैक करना है तो 10th में ही 11th पढ़िए, या 11th में जब जाएंगे तो 12th पढ़िए। आप सब चीज़ अपने अपने समय पर पढ़िए, लेकिन 10th में ये जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करिए अलग अलग चीज़ों को सही करने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें को सही करने के लिए? पहली चीज़, बुक रीडिंग आपको सीखनी होगी, एनसीईआरटी की रीडिंग आपको सीखनी होगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन नहीं करने, सब्जेक्टिव प्रिपरेशन नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन आपको अब स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तीसरी चीज, आपको नोट्स बनाना सीखना पड़ेगा। आप नोट्स के लिए भैया दीदी अलग अलग लोगों पर डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। आप कॉम्पिटिटिव पेपर दीजिए, आप अलग अलग कोचिंग के ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन कोचिंग स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए, सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो जैसे ही आप 11th में एंट्री लेंगे, आप 11th में अप्रैल में एंट्री लेंगे, वहाँ पर बेसिकली आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि ये सारी चीज़ें आपने जो सीख ली है, अब वहाँ पर 11th में आपको सीखनी नहीं है। आप 11th में घुसते ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, आपको कुछ भी परेशान होने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं जो बच्चे 10th से 11th में जाने के बाद सीखते हैं, क्योंकि आपने इस प्री फाउंडेशन की प्रिपरेशन में अपना लेवल बढ़ाया। आप सिर्फ अपने बोर्ड्स के सिलेबस को नहीं पढ़ रहे हैं, बोर्ड के सिलेबस के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, उसके आसपास जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सोचते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उनको सीख रहे हैं। तो ये सारी लर्निंग आपको हेल्प करेगी 11th में। हो सकता है कि एक बच्चा बोर्ड वाला किसी चैप्टर को 3 दिन में ख़त्म करे और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 7 दिन में ख़त्म करोगे, लेकिन ये 7 दिन आपको बहुत मजबूत बना देंगे जो आपको 11th में हेल्प करेगी। तो ये 3 साल का रोड मैप ऐसे रहने वाला है। 10th में हम 10th को बहुत मजबूत करेंगे, कुछ ऐसे 9th के टॉपिक्स होंगे जो हमें हेल्प करेंगे आगे 11th में, और अगर किसी कारणवश हमारा वीक रह गया है तो उसको भी हम 10th में सही करेंगे। हमारे पास इतना टाइम होगा, उसकी प्लानिंग प्रॉपर करेंगे हम इस साल, ताकि हम 11th और 12th में बहुत बढ़िया से अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सके। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो और कौन सी AIR कॉलेज सोच रहे हो, ठीक है, विद AIR एंड कॉलेज। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों के मन में आ रही होगी कि भैया आप बार बार हमें 9th 10th में इस तरीके से प्रिपरेशन करने को कह रहे हो, क्या ये सचमुच जेईई नीट में हेल्प करेगा? हाँ करेगा। कैसे करेगा आओ समझो। देखो, जो 9th का सिलेबस होता है वो मैं बच्चों को कहता हूँ कि 11th से रिलेटेड होता है। किस किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। सिमिलरली जो 10th का सिलेबस होता है इसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, वो 11th से रिलेटेड होता है, 12th से रिलेटेड होता है। ये PCB की बात हो गई। मैथ का क्या हाल है? मैथ में 9th प्लस 10th जो होता है वो कंप्लीटली रिलेटेड होता है 11th प्लस 12th से, यानी आपके बेस को मजबूत करने के लिए 11th 12th में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो 9th 10th में अगर आपको नहीं आ रही है, जैसे ज्योमेट्री आपको नहीं आ रही है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, आपको मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो आगे जाके 11th 12th में आपको डिफिकल्टी होगी। सिमिलरली फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं क्लास 9th में, चाहे वो मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वर्क एनर्जी, पावर हो गया, सब कुछ आपको 11th में देखने को मिलेगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो गया, या फिर 10th का कार्बन एंड कंपाउंड हो गया, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 12th में मिलेगा। फिजिक्स में जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पढ़ा तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर मिलेगा, मैग्नेटिज्म यहाँ पे पढ़ा तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं यही आपको एक्सटेंड करके 11th में पढ़ाए जाएंगे। तो अब जब बच्चा यहाँ पर प्री फाउंडेशन करता है तो प्री फाउंडेशन में ये देखने को मिलता है कि वो 9th की प्रिपरेशन के साथ साथ हल्का हल्का 11th टच करने लगता है। जो 11th के बच्चों को बेसिक्स पढ़ाया जाता है वो 9th के प्री फाउंडेशन में बच्चा 11th
की चीज़ों को 9th में सीख रहा होता है। सिमिलरली 10th के प्री फाउंडेशन में 12th में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आप 10th में सीख रहे होते हैं। यानी आप धीरे धीरे देखोगे कि आप यहाँ का बेसिक्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो। और बोर्ड्स वाला बच्चा क्या कर रहा है, वो सिर्फ बोर्ड्स में कॉपी कैसे लिखना है और 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो हमारा मोटिव केवल 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड्स में लाना नहीं है, हमें अपना बेस मजबूत करना है। और एक बार बेस मजबूत होगा तो वो 100 आउट ऑफ 100 भी आएगा, उसका भी मैं प्रूव आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, अब हमें ये आप बताइए कि आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो। पेरेंट्स भी यही सोच रहे होंगे कि आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो। देखिए, आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं अपने बच्चों को बढ़िया बनाने के लिए। आज के समय में अच्छी चीज़ ये है कि ऑनलाइन में चीज़ें बहुत आसानी से बहुत कम अमाउंट पर अवेलेबल हैं। तो आप अपने बच्चे को 10th में 3 चीज़ें करा सकते हैं। एक ही क्यों, 3 चीज़ें। पहली, सेल्फ प्रिपरेशन। दूसरी, ऑनलाइन कोर्स। तीसरी, ऑफलाइन कोर्स। अब मैं ये कहता हूं कि क्लास 9 10th के बच्चों को अभी ऑफलाइन में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप बच पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपके पेरेंट्स कैपेबल है तो बिल्कुल जाओ, हेल्प तो मिलेगी डेफिनेटली। ऑनलाइन कोर्स सस्ता होगा और आपको कंटेंट मिलेगा, डिसिप्लिन्ड अगर वे में अगर आपको कंटेंट मिल गया तो फायदेमंद है। सेल्फ प्रिपरेशन में क्या करनी होती है, आपको यूट्यूब से कंटेंट देखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाए गए हों, साथ ही साथ कुछ बुक्स परचेज करनी होती है जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स अगर कहीं मिल जाए प्लस एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आपका जो फ्यूचर है ना बहुत बढ़िया सेटल्ड होता है। आपको दिखाई देगा कि आपने कोई गलती नहीं करनी है 10th में, जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वो आप सीखते जाओगे। तो मेरी तरफ से ये है कि आप हमारे स्पार्क 3.0 के बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही बच्चों के लिए होता है। और इस बैच में एक बात ये होती है कि ये बैच लाइव नहीं होता है। मेरे को बार बार पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं करते, और उनको मैं बहुत अच्छे से समझाता भी हूँ कि लाइव में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, अलग अलग उनकी डिफ़िकल्टी होती है। शुरू में तो बहुत अच्छे से सब लाइव करते हैं बट फिर छोड़ देते हैं, बाद में भी उनको रिकॉर्डेड करना है। तो लाइव क्लास करके लाइव का जो वो बातचीत करने वाली चीज़ें उनको हटाकर अगर लेक्चर्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाए और एक क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस स्पार्क 3.0 में हम आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये मेंटल एबिलिटी क्या है, रीजनिंग। इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके IQ के लिए। दूसरी चीज, हमारा सभी कंटेंट प्री फाउंडेशन पर लेवल पर होगा, साथ ही साथ आपके CBSE बोर्ड को भी हम कवर कर रहे होंगे और जहां पर NCERT फॉलो हो रही होगी जिस भी स्टेट बोर्ड में, वो भी फॉलो होता हुआ चलेगा आगे। तीसरी चीज, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। चौथी चीज, हर क्लास का आपको नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है बैच रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर आराम से कॉल करिए। मैं बहुत लोगों को बहुत समय देकर चीज़ों को समझा भी देता हूँ, मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है। कोर्सेस रिलेटेड या फिर आप प्री फाउंडेशन से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस बैच में प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं पर्सनल मेंटरशिप एंड डाउट। आप हमारे बैच में एनरोल करेंगे तो हम आपकी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे। और वो पर्सनल मेंटरशिप बेसिकली क्या होगा कि आपके बच्चे को हर एक वीक में क्या काम करना है वो हम डिसाइड करेंगे, बच्चे को कन्वे करेंगे, बच्चा एक वीक में उस काम को करेगा, फिर उसके बाद हमसे बातचीत करेगा। हर वीक हम बच्चे के साथ टच में रहेंगे, जो पूरे ऑनलाइन में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। आप ऑनलाइन कोर्स लेंगे, हो सकता है कोई 2000 2500 का भी मिले, वहां पर बच्चा आपका एनरोल किया, फिर टीचर के उस तरफ, स्क्रीन के उस तरफ वाली टीम से आपको कोई मतलब नहीं है। वो कंटेंट डिलीवर करेंगे, अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, बट उनके पास लाखों हजारों बच्चे होते हैं तो सबको मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। बट हमारे सिस्टम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू चल रहे हैं जिसमें हम लिमिटेड बच्चे को ही रख पाते हैं। कितने बच्चे होते हैं हमारे इस बैच में, 200 बच्चे से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते हैं। 9th के 100 और 10th के 100, बिकॉज वी आर द ओनली 2 मेंटर्स हु आर हेल्पिंग द स्टूडेंट। कौन, जो हम पढ़ाते हैं, मैं और कुणाल सर। तो हम लोग मिलकर 100 बच्चों को ही गाइड करते हैं और इन्हीं 100 बच्चों को हम लेकर एक एक साल आगे बढ़ते हैं। और पिछले कई सालों में हमने इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है। तो हमें अपने सिस्टम पर और अपने काम के तरीके पर बहुत अच्छे से विश्वास है। मैं आपको दिखाऊंगा भी।
तो बैच 1 जो हो रहा है जिसकी मेंटरशिप स्टार्ट होगी वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो आप अगर 15 अप्रैल के पहले इनरोल करते हैं तो आप बैच 1 से आपकी मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो 15 मई से वो बैच 2 में इनरोल कर सकता है, फिर 15 जून से बैच 3 में। तो जिस भी बैच में आप एंट्री करेंगे आपको पूरा कंप्लीट कैसे काम करना है वो कराया जाएगा। किसी भी बैच में जब भी आपके पास वीडियो या जब भी आपके पास ये रिसोर्स पहुंचा है आप किसी भी बैच में इनरोल करिए, आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी। और अगर बैच की सीट्स फुल हो जाएगी तो मैं यहाँ पर मेंटरशिप हटा दूंगा, इस बैच की प्राइस कम हो जाएगी और सिर्फ वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। वो आपको पसंद आएगा तो आप लेंगे, अदरवाइज आप स्किप करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। कोई क्वेरी के लिए आप यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ आपको मैं वो दिखा दे रहा हूँ कि कुछ हमारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड्स में भी अच्छा किया है, IMO में अच्छा किया हुआ है। इन बच्चों ने जेईई एग्जाम में 99 परसेंटाइल लेके आया, हमारे साथ प्री फाउंडेशन में जुड़े हुए थे। 1 साल 2 साल 2022 के ये बैच के बच्चे थे जिन्होंने 2024 में क्रैक किया। ये 2024 बैच का बच्चा है जिन्होंने SOF इंटरनेशनल ओलंपियाड में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया। आशीष गुप्ता है जिन्होंने 9-10 में बहुत अच्छा स्कोर किया। दस्या इस साल का बच्चा है जो 2025 के जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल। ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ छोटे छोटे थे, 9-10 के थे और हमारे साथ प्री फाउंडेशन के लिए आए थे। नितिन कुमार इन्होंने IMO में अच्छा किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बच्चे कंपटीशन में बहुत अच्छा करते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन में तो अच्छा कर रहे हैं, बोर्ड्स में भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे पास 2024 के हमारे स्पार्क 1.0 का रिजल्ट था। ये स्पार्क 1.0 यानी पहला बैच हमारा जो क्रैश कोर्स के थ्रू था, इस कोर्स के थ्रू था। ये 1 ईयर का कोर्स है। 98.2%, 98% इस तरीके से यहाँ पे बच्चे यहाँ पे इनरोल करने के बाद बोर्ड्स में इस तरीके से स्कोर किए हैं। सिर्फ इसके पहले 2023 में भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, उस बार भी 98.2% हमारे पास हाईएस्ट स्कोर था। और आप भी अगर इनरोल करना चाहते हैं तो इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको रैंकर्स फाउंडेशन ऐप इंस्टॉल करना है। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप इंस्टॉल करने के बाद इस पेड कोर्स में आप जाइएगा। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको स्पार्क 3.0 बैच दिखेगा जिसकी प्राइसिंग 4499 है फॉर 1 ईयर। 1 साल का ये प्राइस है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आपको एक कूपन कोड दिखेगा 500 का, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इसका प्राइस जो हो जाएगा वो 4000 हो जाएगा। इस पर कुछ इंटरनेट चार्ज वगैरह लेकर 4106 रुपीज आपको पे करना है और किसी भी पेमेंट के ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल इसमें इनरोल कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और हमारे साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको इस प्रिपरेशन में थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखनी है कि कुछ गलतियां नहीं करनी है। जैसे आपको सिर्फ बोर्ड पर नहीं टिके रहना है, आप थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लीजिए और अपने कंपटीशन पर ध्यान दीजिए। ये आपको डेफिनेटली आगे चलकर बहुत हेल्प करेगा। सोशल मीडिया से अभी बिल्कुल दूरी बनाइए। आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट को अभी न चलाइए तो बेहतर चीज़ है। 3 साल बाद आपको समय मिलेगा, आप अच्छे कॉलेज में होंगे, वहाँ खूब अपने लाइफ को एंजॉय करिएगा। मैंने अपने बच्चों से यही कहा है और वो बच्चों फॉलो भी करते हैं। दूसरी चीज़, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को जितना कम कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है, अगर हो चुकी है चीज़ें तो उसको नहीं रोकी जा सकती हैं। बट अभी के लिए अगर आप रुक जाएंगे तो आगे चलकर, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अभी स्टूडेंट लाइफ में इससे बचिए और आगे चलकर आपको इससे बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे और इससे अच्छी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। वेब सीरीज, यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोज, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए क्योंकि आप एक सीरियस गोल लेकर चल रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा। इस पूरे प्रिपरेशन में आपको 2 चीज़ें तो करनी ही करनी है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। आपको लगातार काम करना पड़ेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा, स्केड्यूल के साथ काम करना पड़ेगा, टाइम टेबल के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में हार्डवर्क करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पूरी तैयारी कैसे करनी है क्लास 10th से वो मैंने आपको समझाया। 3 साल का रोड मैप आपको दिखाया, हर एग्ज़ाम के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, स्पार्क 3.0 में इनरोल करिए, ट्रस्ट करिए हम पर। हम आपके बच्चे के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनको एक अच्छी गाइडेंस देंगे, एक अच्छा कंटेंट देंगे। कई सारे कंटेंट के डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप जाइए, देखिए, एनालाइज करिए और उसके बाद इस बैच में एज सून एज पॉसिबल इनरोल करिए और अच्छे से अपने इस बेस को मजबूत करिए। धन्यवाद। जय हिंद।